हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 24 और हम देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स। आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 33 और मैं आपको इसे समझने की और याद करने की बताऊंगी एक ट्रिक थोड़ी सी स्टूपिड है, सिली है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए, ताले की चाबी होती है ना, की, है ना। यहाँ पे मैं एक की बना रही हूँ, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग। तो ये इसका जो सरफेस है, ये देखिए, ये थोड़ा सा 3 जैसे नहीं दिखता? तो ये आगे से 3, ये फ्रंट से हो गया और बैक से। तो ये जो 33 है, आर्टिकल 33 की जो ये चाबी है, ये की है, ये है सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इस चाबी से होता क्या है। तो अंडर आर्टिकल 33 विद द हेल्प ऑफ दिस की पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो मेंबर्स होते हैं आर्मी के या फिर पैरामिलिटरी के, मिलिट्री के या फिर पुलिस फोर्सेस, ये सब इनके ऊपर लगा सकती है, इनके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनके ऊपर लगा सकती है रेस्ट्रिक्शंस, और इसे फंडामेंटल जो राइट्स है इनको कर सकती है एब्रोगेट, मतलब टेकन अवे, ले लेना। ठीक है, तो ये करता है काम आर्टिकल नंबर 33। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये किया क्यों जा रहा है, वाई आर वी डूइंग दिस। तो प्राइमरीली देर आर 2 रीजन्स। पहला तो ये है कि वी वॉन्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन। दूसरा ये कि वी वॉन्ट टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, कि सारी चीज़ें स्मूथली पूरी ड्यूटी हो जाए और कुछ जो काम है उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम ये करते हैं। तो जब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जी ये जो की है, ये जो चाबी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, ऐसा क्यों, ये भी आप थोड़ा सा लॉजिक लेके समझिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है केरला और लेट से यहाँ पे है तमिलनाडु। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर जो इश्यूज दिए गए हैं, इन इश्यूज के ऊपर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या फिर केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपने अपने मन से, अपनी मर्जी से लॉ बनाए, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो फॉर्म है, ठीक है, उनका जो पनिशमेंट का वे है, ये डिफर हो, है ना। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो आप यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर कैसे करेंगे, हमें तो पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इसलिए हमने ये दिया है काम पार्लियामेंट को। हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, जब ये खुद लॉ लाती है तब पूरी कंट्री में आती है यूनिफॉर्मिटी। तो ये रीज़न है इसका। तो आई होप अगर आपको आर्टिकल नंबर 33 समझ में आया हो, इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पार्लियामेंट ने लाए हैं कुछ लॉज। तो इसके मैनिफेस्टेशन देखते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है आर्मी एक्ट ऑफ 1950 जो इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्मी पर्सनल्स। फिर आता है नेवी एक्ट ऑफ 1950, ऐसा ही एयरफोर्स एक्ट 1950। ये 3 तो आपको याद हो जाएंगे कि तीनों भी 1950 में है, और आर्मी, नेवी और एयर, बस आपको ये 2 याद रखने हैं। एक तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का एक्ट, और ये पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 जो इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पुलिस। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर बोला था कि मेंबर्स ऑफ मिलिट्री, पैरामिलिटरी, है ना, पुलिस फोर्सेस। तो मेंबर्स का मतलब सिर्फ हमारे सोल्जर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स ये नहीं हुए, इनके साथ साथ जो नॉन कॉम्बेटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कुक हो गए, ठीक है, कुक, या फिर वॉचमैन, या फिर कोई डॉक्टर है वहाँ पे उनके साथ गए हैं, या फिर बुट मेकर। तो ये सब जो होते हैं ये भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको ये रखना है ध्यान में कि जो पार्लियामेंट्री लॉ है ये एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को फ्रॉम रिट जुरिस्डिक्शन। तो पहला सवाल ये है कि ये कोर्ट मार्शल का मतलब क्या है, और दूसरा रिट जुरिस्डिक्शन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट कोई हर्ट कर रहा है, इसे वायोलेट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के पास और बोलूंगी कि सर देखिए, मेरा जो ये फंडामेंटल राइट था, समबडी इज वायोलेटिंग इट, प्लीज़ गिव मी जस्टिस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, यहाँ पे रिट
जारी करेंगे, ऐसा ही हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट मार्शल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये अब देखिए ध्यान से सुनिए। लेट्स से कि ये है हमारा मिलिट्री लॉ, ठीक है, यहाँ पे है मिलिट्री लॉ। तो मिलिट्री लॉ के अंडर जब हम ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करते हैं तब बनता है हमारा कोर्ट मार्शल। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री लॉ एक्सक्लूड कर रहा है हमारे कोर्ट मार्शल को फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन। ये ध्यान में रखना है अंडर आपको आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बने। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के डिफरेंस को, कंपैरिजन को क्या है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली बात, जब मार्शल लॉ लगता है हमारी कंट्री में तब ये अफेक्ट करता है सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट हो गए ही, लेकिन इसके साथ साथ सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है, जैसे कि रेवेन्यू मैटर्स को लेके, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, गवर्नेंस को रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी। पार्लियामेंट का टेन्योर भी बढ़ सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो रही है। मार्शल लॉ में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। दूसरा, कोर्ट, गवर्नमेंट और कोर्ट का क्या? तो यहाँ पे मार्शल लॉ के अंडर सस्पेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट को और कोर्ट्स को, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट और कोर्ट्स अपने अपने दायरे के अंदर रह के काम करती है। हाँ, अब जो इम्पोजिशन ग्राउंड्स क्या है, मतलब कौन से कारण की वजह से आप मार्शल लॉ या फिर नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो, तो यहाँ पे हम प्राइमरीली तब लगाते हैं जब हमें लॉ और ऑर्डर को रिस्टोर करना है। मतलब चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि गवर्नमेंट अभी इसे हैंडल नहीं कर पा रही, या फिर फोर्स को अभी सिर्फ फोर्स ही रोक सकता है। लेट्स से कि कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हो गया तो ये तो फोर्स है, तो फोर्स को तो फोर्स ही रोकेगी। समझ में आया? तो ये तब लगता है। यहाँ पे तीन मेन चीज़ें होती है, एक तो वॉर हो सकता है, या फिर एग्रेशन हो सकता है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो सकती है ना। अब जोग्राफिकल एक्सटेंट देखो, जब मार्शल लॉ की बात आती है तो लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया का ये सेक्शन है, यहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन जब हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो एक तो यहाँ पे छोटी जगह पे तो लग ही सकता है पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन पूरी कंट्री पे भी लग सकता है। हाँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होता है वो कैसा है, जैसे कि ये मार्शल लॉ है इम्प्लिसिट और नेशनल इमरजेंसी है एक्सप्लिसिट। मतलब क्या कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट आएंगे, इस पर्टिकुलर डेट से यहाँ पे मार्शल लॉ लग रहा है, यहाँ तक इतनी डेट तक ये मार्शल लॉ लगा रहेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजंस वगैरह नहीं लिख के दी है मार्शल लॉ के रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में होती है। समझ में आया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंस? अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 34। अब आर्टिकल नंबर 34 को कैसे याद रखोगे? आर्टिकल नंबर 33 तो की के एग्जाम्पल से याद हो जाएगा। अब ध्यान में रखो कि 33 के बाद 34 आ रहा है तो रिलेटेड ही कुछ चीज़ें चल रही होगी, तो रिलेटेड ही चीज़ें हैं। 33 और 34 दोनों में भी हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पे। लेकिन यहाँ पे 34 में पता है क्या डिफरेंस है? 34 में ये डिफरेंस है कि हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पे जब हमारे यहाँ पे लगा है मार्शल लॉ। और आपको दूसरा कीवर्ड याद रखना है जब हम आर्टिकल 34 की बात करते हैं, वो है इंडेमनिटी। अब ये इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है ये समझो। देखो, लेट्स से कि अब ये हमारी कंट्री है प्यारा हमारा इंडिया। अब इंडिया में लग गया मार्शल लॉ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन लग गया लेट्स से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है लेट्स से प्रोटेस्ट, और यहाँ पे खड़े हैं पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, या फिर मिलिट्री के या फिर पैरामिलिट्री के, कोई भी हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो क्राउड था प्रोटेस्ट करने वाला ये हो गया वायलेंट, और अब ये मतलब कंट्रोल के बाहर चले गए हैं। तो इन पुलिस ऑफिसर ने पता है क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो एक सिविलियन थे इन पे गोली चला दी और ये मर गए अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हुआ कि इनके फैमिली मेम्बर्स फिर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि सर हमारे फैमिली मेम्बर को मार दिया इन पुलिस ऑफिसर में, तो प्लीज़ आप इनको जेल की सज़ा सुनाइए या इनको पनिशमेंट दीजिए।
तो ऐसे समय में पार्लियामेंट हमारी क्या कर सकती है, अंडर आर्टिकल 34 ये प्रोटेक्ट करेंगी ये जो पुलिस ऑफिसर थे इनको। क्यों? क्योंकि ये मार्शल लॉ के अंडर काम कर रहे थे और अगर इन्होंने सिविलियन पे गोली चलाई है और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ भी होगी, फिर भी इनको कुछ नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसे हम कहते हैं इंडेमनिटी। ठीक है, मतलब इंडिमनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मार्शल लॉ लगा है तो ये जो ऑफिसर्स है ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ द एक्शंस अंडर मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ के अंडर कोई चीज़ें बहुत बड़े बड़े लेट्स से पनिशमेंट्स दी जा रही है तो इसको वैलिडेशन करने का काम पार्लियामेंट करती है। ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल चैलेंजेस। यहाँ पे इम्यूनिटी भी मिलती है लीगल चैलेंजेस से, जैसे कि जो चीज़ें होती है कुछ अंडर, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती बार बार। और रेस्ट्रिक्शंस तो लगता ही है आपके फंडामेंटल राइट्स पे, इट्स वेरी ऑब्वियस, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको, आई होप आपको समझ में आया। अब मार्शल लॉ के अंडर में कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है वो ये कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, सॉरी हाँ, मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो जैसे कि सिविल, यहाँ पे लेट्स से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अब चल रहा है, अभी प्रेजेंट 2025 में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है ना। अब गवर्नमेंट को आप रिप्लेस कर दो किससे, मिलिट्री रूल से, तो ये बन गया हमारा मार्शल लॉ। यहाँ पे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये आउटसाइड ऑर्डिनरी लॉ होता है और यहाँ पे नॉर्मल लॉज को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और मार्शल लॉ में जो मिलिट्री है ये अपने मन से रूल्स और लॉज लाएगी। समझ में आया, ये हो गया मार्शल लॉ। तो दूसरी बात ये है इम्पॉर्टेंट, जो यूपीएससी अपने एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, वो ये है कि क्या ये मार्शल लॉ का कीवर्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है क्या। तो आंसर है नो, मार्शल लॉ ऐसे कुछ जो नाम है इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। दूसरी बात, ये मिलिट्री लॉ और मार्शल लॉ सेम है क्या, आंसर है नो। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, मार्शल लॉ अलग है, मिलिट्री लॉ अलग है। मिलिट्री लॉ का मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उन पे लागू होता है। तो मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। दूसरी बात कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है डिक्लेरेशन ऑफ अ मार्शल लॉ, तो नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस है ही नहीं मार्शल लॉ को लाने के लिए। जो एग्जीक्यूटिव आएगा और मार्शल लॉ डिक्लेयर करेगा, मैंने ऊपर आपको जैसे बताया था वैसे, तो ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी इन डिफरेंट वे। कैसे, मार्शल लॉ है अंडर आर्टिकल 34, नेशनल इमरजेंसी हम पहले भी देख चुके हैं आर्टिकल 352। सर्कमस्टेंसेस, वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, राइट्स, और यहाँ पे जो 3 चीज़ें हमने देखी थी, आर्म्ड रिबेलियन वगैरह, नेशनल इमरजेंसी का। अब पावर क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मल पावर्स मिल जाती है मिलिट्री की। यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है, रेस्ट्रिक्शंस आते हैं सिविल राइट्स पे, यहाँ पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है टू फंडामेंटल राइट्स। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिकॉल कीजिए कि नेशनल इमरजेंसी के अंडर ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स थे जिनको एक्सेप्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंडर। इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हीबियस कॉर्पस है, आपने मार्शल लॉ लगाया है कंट्री में, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हीबियस कॉर्पस की रीट है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, ये सस्पेंड नहीं होगी। हीबियस कॉर्पस आपको याद है ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कॉर्पस से कॉर्प्स को याद रखो, मतलब बॉडी। तो ये कि अगर कोई ये पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने किसी आम आदमी को डिटेन कर लिया और ये इनको पकड़ के अरेस्ट करके ले गए, तो इनको पूरा अधिकार है इनके घर वालों को कि ये रीट जारी करे सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि अंडर हीबियस कॉर्पस भाई आप इनको पेश कीजिए मेरे सामने। किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, अंडर 24 आवर्स। और फिर मैं एज ए मैजिस्ट्रेट देखूंगा इसकी लीगैलिटी वगैरह और डिसाइड करूँगा कि ये जो व्यक्ति है ये आपने ठीक से इनको डिटेन किया है कि नहीं किया है। तो बॉडी को पेश किया जाए, हीबियस कॉर्पस, ऐसे ध्यान में रखना है आपको। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट का रोल इन फंडामेंटल राइट्स, ये कैसे है ये देखते हैं हम। अब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 16, ये क्या है, देखो कभी कभी क्या है ना कि कुछ ऐसी पोस्टिंग होती है जिसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसी
इन पोस्टिंग के लिए रेसिडेंट स्पेशली अलॉट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक पहला, ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस पे रेस्ट्रिक्शंस जो पार्लियामेंट लगा ही रही है अंडर आर्टिकल नंबर 33, हमने अभी देखा। फिर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है, पेनाल्टीज वगैरह फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, कोर्ट एम्पावरमेंट, यहाँ पे हमने कल देखा था लेक्चर में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट्स जारी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है, ये जो हमारे ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, इनको बोल सकती है कि भाई आप भी रिट्स इशू करो या फिर डायरेक्शंस दो, ठीक है, या फिर कोई गाइडलाइंस दो, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। दूसरा, इंडेमनेशन का हमने अभी देखा मार्शल लॉ के अंडर आर्टिकल नंबर 34। और फिर ये एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब क्या हुआ कि लेट से हमारी कंट्री यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गई, तो इसके पहले कुछ लॉज रहे होंगे, अब इंडिपेंडेंस के बाद ये लेट से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि हमें इसको मेंटेन करना है, क्या एग्जिस्टिंग लॉ रखने हैं कि इसको अमेंड करना है। ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेंगे, ये करेंगे हमारे पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ये क्यों करेंगे, हमने देखा था, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री। ठीक है, अब देखते हैं हम पावर टू मेक लॉज ऑन द फंडामेंटल राइट्स। और ये किसके लॉज है, पार्लियामेंट की। जो मैंने आपको ऊपर खिचड़ी समझाई ना, वही खिचड़ी मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दे दी है। आर्टिकल 16, 32, 33, 34 पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस और एग्जिस्टिंग लॉ, ये सब है पार्लियामेंट के अंडर। लेकिन क्या स्टेट लेजिस्लेचर को करने का अधिकार है ये, तो नो, इनके पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यूपीएससी हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो समझना ज़रूरी है। तो देखो क्या हुआ था, स्टोरी के फॉर्मेट में समझते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे 7, फिर 7 में से एक निकाल दिया। किसको निकाला, आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ये किसके रिलेटेड थे, ये थे राइट टू प्रॉपर्टी। इसको निकाल दिया। और कैसे निकाला, यहाँ पे लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। कैसे याद किया था हमने इसको, 4 + 4 = 8, ऐसे याद किया था। और ये जो फंडामेंटल राइट था, इसको कन्वर्ट करके बनाया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 308 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 12। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इवोल्यूशन समझने के लिए हमें कुछ और बातें समझने की ज़रूरत है। उसमें हम पर्टिकुलरली देखेंगे आर्टिकल 31A, 31B, 31C जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, इसको मैंने डायग्राम के फॉर्मेट में बताया। 44th अमेंडमेंट 1978 एबॉलिश कर दिया, किसे, रिपील करके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और 31 को। और फिर क्या हुआ, ये बन गया हमारा न्यू आर्टिकल 300A अंडर पार्ट 12, जिसे बनाया गया लीगल राइट, स्टेटिंग कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद सो इज इट, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे 2025 में कि क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है अभी भी, तो आंसर है येस, इट रिमेन्स अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन ये नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है लीगल राइट का, मतलब क्या कि प्रॉपर्टी में आपने राइट टू प्रॉपर्टी, इसको आपने लीगल राइट बनाया, तो हुआ क्या इसकी वजह से, या फिर कोई भी अगर लीगल राइट रहता है तो ये डिफरेंट कैसे है फंडामेंटल राइट से। पहली बात तो प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन से क्या मतलब, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव मतलब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने वाले। तो लेजिस्लेटिव एक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल राइट्स। दूसरी बात, कंपेंसेशन। अगर यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है,
इनकी जो लैंड है ये जो सीलिंग दी गई थी, लैंड सीलिंग, इसके अंडर ही है और ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, अपने पर्सनल कैपेसिटी में ही कुछ कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अगर इनकी लैंड स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है या फिर गवर्नमेंट लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है तो इनको ठीक से कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो रहेगा मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये चीज़। अदरवाइज तो ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये कंडीशन अगर रहे तो फिर कंपेंसेशन सही से देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। और एक माइनॉरिटी की भी कंडीशन है जो हम अभी देखेंगे फ्यूचर में। अब देखो एनफोर्समेंट का क्या है। जब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई हर्ट करता है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर आपके लीगल राइट हर्ट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप जाएंगे हाई कोर्ट में। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो रेगुलेशन है उसका क्या, तो प्रॉपर्टी कैन बी मॉडिफाइड बाय द ऑर्डिनरी लॉ विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं था। हमारे जो कोर्ट है उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट आप इसको अमेंड करना चाहते हैं पार्लियामेंट, कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप हर्ट ना करें। समझ में आया? तो ये एक बात बोली थी। क्या अगर लीगल राइट में क्या बात है, लीगल राइट को आप जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उससे भी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसमें आप विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये चीज़ को कर सकते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स को। तो पहला तो है आर्टिकल 31A, 31B, 31C। ये कैसी है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ, ये एक ध्यान में रखो। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर्टी, मतलब ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, आर्टिकल 30 के अंडर अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है माइनॉरिटी की, तो अगर आप इनकी लैंड ले रहे हो, अगर स्टेट इनकी लैंड ले रहा है तो स्टेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कंपेंसेशन ये दे रहे हैं ये सही से दे रहे हैं। ये ऐसा ना कर दे कि माइनॉरिटी की जो इंस्टीट्यूट है इसको कंपेंसेशन उतना ना दे और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और अपने आप ये खड़ी भी ना हो पाए। तो ये प्रोटेक्ट करता है चीज़ को, तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ अ कल्टिवेटेड लैंड, मतलब ये कि कंपेंसेशन रिक्वायर्ड when the state acquires land under personal cultivation। पर्सनल कल्टीवेशन का एग्जाम्पल दिया था ना, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। एक्सेप्शंस कौन से हमने देखना है, 31A, 31B और 31C। पर सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 31A को। 31A का क्या है, स्टोरी को समझो। हमारी कंट्री हुई इंडिपेंडेंट, इंडिया हुआ इंडिपेंडेंट, लेकिन इससे पहले यहाँ पे रहते थे ज़मींदार, और ये जो ज़मींदार थे इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, ठीक है। और कुछ ऐसे स्मॉल लेबरर्स थे, माइनर लैंडलेस लेबर्स वगैरह, बेचारे गरीब लोग, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि चलो वेलफेयर करते हैं, हमको सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो ये जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं इनकी लैंड लेते हैं और इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे मार्जिनल फार्मर्स, जो गरीब लोग हैं इनके बीच में, जिनके पास लैंड नहीं है उनके अंडर। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आ गया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये आया कि ये सब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने बोला कि सर देखिए, हमारा तो मतलब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट टू वायलेट हो रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी देखिए ये ऐसा कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये तो सही नहीं है। तो इसको क्या करना हो, तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स पे आए लीगल चैलेंजेस। तो अभी गवर्नमेंट को कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो लैंड रिफॉर्म ला नहीं पाएंगे, हम सोसाइटी का वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि गवर्नमेंट ने बना दिया है एक बॉक्स, और गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई अगर मैं इसमें कोई एक लॉ रख देता हूँ तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशरी से। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे कोर्ट में जाके ये नहीं बोलेगा कि सर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स से रहेगा प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज वेल। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, इस बॉक्स को कहते हैं आर्टिकल 31A, 31B, 31C। एनालॉजी समझ में आ गई ना, मैं आपको एग्जाम्पल, बस ये जनरल कंसेप्ट समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि तीनों भी चीज़ें डिफरेंट हैं, तीनों भी चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन बेस तो समझ में आ गया आई होप आपको। 31A में क्या हुआ,
31A क्या करता है, 5 मेन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। पहला माइनिंग लीजेस, दूसरा एक्विजिशन ऑफ स्टेट। मतलब क्या, माइनिंग लीजेस मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो अफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू द माइनिंग राइट्स, तो ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब ये बॉक्स का एनालॉजी ध्यान में रखिए। दूसरा एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट जो है ये एक्विजिशन कर सकता है स्टेट का, लेकिन अगर लॉ इसे बोल रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा। इसमें मेनली आती है एग्रीकल्चरल लैंड। दूसरा, हमारी जो स्टेट है वो मैनेजमेंट कर सकती है प्रॉपर्टी की। इसके साथ साथ एमैल्गमेशन, मतलब कि मर्ज कर सकती है डिफरेंट कॉरपोरेट्स को। देखिए, बात चल रही है 95 टू 1970 की, तो वहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके साथ साथ पैरेलली कॉरपोरेट्स की भी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ नहीं चल रही है, तो यहाँ पे इनको करना था मर्ज, तो यहाँ पे भी चैलेंजेस आ रहे थे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसे भी इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल नंबर 31A। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स, मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर है या फिर डायरेक्टर है तो इनके जो राइट्स है इसको भी अल्टर किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 31A। ठीक है, ये ध्यान में आया। तो एक, अगर ये सारी चीज़ें भी समझ में नहीं आई, फिर भी एक चीज़ ध्यान में रखो कि आर्टिकल नंबर 31A में हम लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं लॉ को फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। इतना भी ध्यान में रहा तो भी बहुत है। आर्टिकल नंबर 31A लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 31B और जुडिशियल रिव्यू को। यहाँ पे क्या किया हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने डब्बे में रख दिया लॉ और इसको कहा, इस डब्बे को कहा 9th शेड्यूल। अब ये 9th शेड्यूल में अगर मैं कोई लॉ रखूँगा तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा फंडामेंटल राइट से। मतलब फंडामेंटल राइट के नाम पे कोई कोर्ट में नहीं जाएगा और लीगल इम्प्लीकेशंस को, लीगल प्रॉब्लम्स को खड़ा नहीं करेगा। समझ में आया सिंपल वे में? तो क्या ध्यान में रखना है, 31B 9th शेड्यूल। अब फंडामेंटल राइट्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड बाय द 9th शेड्यूल पोस्ट 1973। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान में रखो, 1973 में आया था केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। इसके पहले अगर कोई लॉज आए गए होंगे तो इसको ऐसे ही रखो, रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर इसके बाद आपने किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में रखा है तो इसको जाना पड़ेगा जुडिशियल रिव्यू से। आप इसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये कहा गया था। समझ में आया? इसके बाद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ द 9th शेड्यूल फ्रॉम 1951 टू 2016, इस तरह से हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो है IR कोयलो केस ऑफ 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल ये किया कि आप की जो इम्यूनिटी है ये 9th शेड्यूल की, आपने जो ये बोला है गवर्नमेंट, ये हम इसको लिमिट करते हैं। आप जुडिशियल रिव्यू से हमें नहीं बचा सकती इसको। ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल को जुडिशियल रिव्यू से बचा नहीं सकते। तो 31B समझ में आया, तो 31A हो गया, 31B हो गया। अब 31C को समझो। 31C का सिर्फ एक ही कीवर्ड ध्यान में रखना है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या हुआ कि गवर्नमेंट को करना था डायरेक्टिव DPSP जो थे इसको करना था लागू पूरी कंट्री में, लेकिन इसके रिलेटेड भी क्या हो रहा था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 14 ये हो रहे थे वायलेट। इसलिए फिर आ रही थी लीगल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि लोग जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट बोल के कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये DPSP तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारी जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी इस टाइम पे, तो इन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया था। तो कोई भी लॉ यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ये इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो एक टाइम पे बात ये होगी ना कि यहाँ पे है लेट्स से DPSP और यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स। तो DPSP हर एक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने लगा, तो इसका जो रोल है, इसका जो औहदा है ये बड़ा हो गया फंडामेंटल राइट्स से। तो फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो हमें चाहिए DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बैलेंस जो है ये मिस नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। तो एक इसके रिलेटेड आपको याद रखना है केशवानंद भारती केस,
क्योंकि ये आया था 1973 में, और ये जो चीज़ है 31C की, ये हुई थी 1971 में। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू और बेसिक फीचर का कंसेप्ट याद ऐड किया गया, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंडर पार्ट 4, यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया गया था इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद जो मिनर्वा मिल्स केस है, इसको भी आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी बोला गया कि जो एक्सटेंशन है ये इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है ये कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट को काम करना था सोशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या रखना है, इक्वालिटी, बैलेंस रखना है। बैलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल नंबर 31C को क्या करना है आपको याद, यही याद करना है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंक्लूड करता है, बस ये ध्यान में रखना है। इसमें आर्टिकल नंबर 31B और आर्टिकल नंबर 31C को इंक्लूड किया गया था, ये पूरा जो चीज़ है। अब अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो ये सिर्फ आर्टिकल नंबर 31B और आर्टिकल नंबर 31C, इन दोनों में आप कर पाओगे। कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप नहीं ले सकते, इससे बैलेंस खराब हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इरोडिंग द फंडामेंटल राइट्स, अ बैरेज ऑफ क्रिटिसिज्म। देखो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ पे कोई भी चीज़ हो, उनको लाने से पहले हेल्दी डिबेट हुई है, और जब जब भी डिबेट होती है तब क्रिटिसिज्म होता ही है, और क्रिटिसिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और ये क्रिटिसिज्म हमें समझने की ज़रूरत है। वेरी शॉर्ट में देख लेते हैं, बस आपको एक छोटी सी आइडिया हो कि पहले तो ये बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी है। फंडामेंटल राइट को एक्सपेंसिव रेमेडी बोला गया एज अ क्रिटिसिज्म। मतलब कैसे कि भाई जो आम आदमी है उसको अगर न्याय चाहिए तो बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर हिम और हर, ठीक है, ये एक क्रिटिसिज्म बोला गया। दूसरा, इमरजेंसी सुपर सस्पेंशन, मतलब ये कि आपने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप इमरजेंसी के टाइम पे इसे वापस ले रहे हो। ये तो ये हुआ कि एक हाथ से आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो, दूसरे हाथ से छीन रहे हो, तो ये एक क्रिटिसिज्म किया गया। दूसरा, ये नो परमानेंसी, अभी मैंने आपको बताया पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता है, ये सैक्रोसेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ना, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा, लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब ये कि जो आपने प्रोविजंस यूज़ किए हैं, जिसमें आपने वर्डिंग यूज़ की है, ये बहुत वेग है, तो इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, ये एक क्रिटिसिज्म किया गया। इसके बाद ये बोला गया कि हमारा जो मिशन था, ऑब्जेक्टिव था, ये सोशो और इकोनॉमिक राइट्स को भी इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया पॉलिटिकल राइट्स को। तो हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है ये पॉलिटिकल राइट्स की है, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स है ही नहीं, जैसे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद एक्सेसिव लिमिटेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब हमने देखा ना द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो फंडामेंटल राइट्स पे भी वो ला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं कब आती है अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको मेंस में अगर पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। पहले तो ये सोशल इक्वालिटी को, वैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसका इंपॉर्टेंस देख चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में अभी देखते हैं। एक तो है सोशल इक्वालिटी इंश्योर करता है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ये बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का, ये रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में, अपहोल्ड करने में हेल्प करता है, और ये सेक्युलर फैब्रिक को रीइंफोर्स करता है। समझ में आया? तो ये सारी है हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और क्या है। पहला तो है इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, आप इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हर एक सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल इन द कंट्री इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट। फिर वो मटेरियल प्रोटेक्शन हो, मॉरल प्रोटेक्शन हो, इंडिविजुअल लिबर्टी हो, उसकी डिग्निटी हो या रिस्पेक्ट हो, तो फंडामेंटल राइट डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंश्योर कर रहा है हर एक व्यक्ति की जो हमारे इंडिया में रहता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेड रॉक है ये, रूल ऑफ लॉ है ये। इसके बाद जो सोशल जस्टिस है इसको इंश्योर करते हैं। कैसे? क्योंकि आप माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हो।
इसके बाद आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर कर रहे हो। हमारा फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट अब सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करेगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा। किसका? सिटीजन्स का। बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हमारा सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 में नहीं है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ राइट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 300 ये ए जो हम अभी देख चुके हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा था, और एक है आर्टिकल नंबर 301। तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल नंबर 265 ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनी वगैरह ये कोई ऐसे आप पे टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द लीगल अथॉरिटी, जो बोला गया है अंडर आर्टिकल नंबर 365। आर्टिकल 300 आपने देख लिया। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 301। इसमें क्या है कि आपको पूरा अधिकार है। लेट्स से दीज आर डिफरेंट स्टेट्स, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर। तो इनके बीच ट्रेड और कॉमर्स जब होगा तो ये ट्रेड की फ्रीडम रहेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कोई चीज़ आ रही है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे क्योंकि आप महाराष्ट्र में आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 301। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। और कल हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिली ट्रिक्स, जिससे कि आप सारी चीज़ें रिकॉल कर सकें। अच्छा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।